हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल जो केवीपीआई का एग्ज़ाम है उसके फॉर्म आ चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं और जो भी आपके 11th और 12th क्लास वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो मैथ्स वाले बच्चे हों चाहे वो बायोलॉजी वाले बच्चे हों। फॉर्म की जो डेट्स हैं, ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन है, ऑफलाइन नहीं है। 6 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हो। एग्ज़ाम डेट जो है वो एक्चुअल एग्ज़ाम डेट हर साल जो होती है उससे 2 महीने लेट है और एग्ज़ाम डेट जो है वो 31 जनवरी 2021 है। ठीक है, इस बार किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आपके टेस्ट में मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपको केवीपीआई में रैंक दे दी जाएगी। केवीपीआई का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पेपर बेस्ड होगा, इस बार इंटरव्यू बेस्ड नहीं होगा। अदरवाइज आज से पहले तक टेस्ट का भी रोल था और इंटरव्यू का भी रोल था। अब इंटरव्यू बंद है इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर से, एग्जाम से ही डिसाइड होगा, ऑनलाइन पेपर से ही डिसाइड होगा। ये वेबसाइट है जिस पर आप फॉर्म भर सकते हो, kvipi.isc.earnet.in/main/applications.htm। ठीक है, ये मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी के अंदर जो फीस की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ीस जो है वो 1250 है। SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 625 रुपीज़ है। जो भी 11th क्लास वाले बच्चे हैं उनको मैं स्पेसिफिकली एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका नाम SA है और उसके अंदर बायोलॉजी मस्ट है। व्हेन आई से मस्ट है, आई मीन दैट कि बायोलॉजी के मार्क्स काउंट होते हैं, वो मस्ट है। मैथ्स वाले बच्चों में बायोलॉजी के मार्क्स भी काउंट होते हैं और बायोलॉजी वाले बच्चों के अंदर मैथ्स के मार्क्स भी काउंट होते हैं। तो बायोलॉजी इज़ नॉट ऑप्शनल फॉर यू, बायोलॉजी इज़ द मैंडेटरी पोर्शन, यू मस्ट डू इट। और बच्चे क्या करते हैं कि बायोलॉजी छोड़ के चले जाते हैं। मैथ्स वाले बच्चों को बायोलॉजी से डर लगता है, भाई बायोलॉजी से डर लगा तभी तो बायोलॉजी नहीं ली थी, तभी तो मैथ्स ली थी अपन लोगों ने। तो बायोलॉजी से डर लगता है, इस कारण से वो बायोलॉजी छोड़ देते हैं और 20 में से वो सवाल ट्राई करते हैं बायोलॉजी के 0 और वो ऑफकोर्स 0 मार्क्स ही आते हैं। ऐसे में हम लोगों ने एक छोटा सा प्लान बना रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास के मैथ्स वाले बच्चों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास के मैथ्स वाले बच्चों के लिए जिनके पास मैथमेटिक्स है, कि आप लोगों को हम नियरली 6 या 7 लेक्चर्स के अंदर जो भी केवीपीआई के अंदर रिक्वायर्ड बायोलॉजी है, सारी बायोलॉजी नहीं, सिर्फ केवीपीआई स्पेसिफिक जो रिक्वायर्ड बायोलॉजी है वो आपको हम नियरली 6 और 7 लेक्चर्स के अंदर पढ़ाएंगे। हर लेक्चर नियरली 40-50 मिनट्स के आसपास के लेंथ का होगा और हमने बहुत ही कंसाइज वे के अंदर ये लेक्चर्स बहुत ही एक्सपर्ट टीचर से बनवाए हैं जिनको काफ़ी सालों का केवीपीआई पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस को निचोड़कर इन 6-7 लेक्चर में डालने की कोशिश की है कि मैथ्स वाला बच्चा जिसे बायोलॉजी से डर लगता हो, मैथ्स वाला बच्चा जो बायोलॉजी को अवॉइड करता हो, वो बच्चा अब बड़े आराम से पेशेंटली अगर 6-7 लेक्चर इनको अटेंड करें तो वो बायोलॉजी के इन 20 क्वेश्चंस के अंदर लगभग 11-12 सवाल सही कर सके। और अगर आप ये 11-12 सवाल सही करते हो तो बोनस है। मोस्टली मैथ्स का जो बच्चा है वो बायोलॉजी का एक भी सवाल नहीं करता और अगर आप ये नियरली 10-11 क्वेश्चंस अगर सही करते हो बायोलॉजी वाले तो ऑफकोर्स आप बाकी लोगों से आगे निकलते हो, आपका सिलेक्शन भी होगा, आपकी रैंक भी अच्छी आएगी। सो अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए, रैंक चाहिए, तो मैं उनको बहुत ही स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा 11th क्लास वाले बच्चों को, केवीपीआई के SA एग्जाम देने वाले बच्चों को कि बायोलॉजी छोड़े नहीं, बायोलॉजी करें। लेकिन इतनी वास्ट बायोलॉजी सर कहाँ से करें? हम कराएंगे। नियरली 6-7 लेक्चर्स के अंदर हम आपको सारी की सारी बायोलॉजी जितनी केवीपीआई के लिए मस्ट है वो सारी करा देंगे एंड उससे आपका बड़े आराम से काम बन जाएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अगेन इस बात को कहूँगा कि हमने सारे के सारे लेक्चर्स डिज़ाइन ही केवीपीआई में उन बच्चों के हिसाब से किए जो मैथ्स वाले हैं, बायोलॉजी वाले बच्चों के हिसाब से नहीं है, सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों के हिसाब से जिनको बायोलॉजी से डर लगता हो। 6-7 लेक्चर्स में आप आराम से प्रॉपर नोट्स बनाइए, उन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए क्योंकि अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, नियरली 5 महीने के आसपास आपका समय है। अगर आप इन नोट्स को नियरली 5 या 6 बार भी अगर रिवाइज करते हैं 5-6 महीने के अंदर तो मुझे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है इस बात का कि आप लोग नियरली 10-11 सवाल बायोलॉजी के सवाल सही कर सकते हो और ये जितने भी सवाल आप बायोलॉजी के सही करते हो वो ऑफकोर्स आपका जो पीयर ग्रुप है उसमें आपको हल्का सा ऊपर उठाता है। ये लेक्चर्स हम किस तरह से आपको देंगे, मैं इसके लिए बात बोल दूँ कि जो पहला लेक्चर है वो जस्ट आज ही अभी आपके जस्ट सामने आ जाएगा और जो भी इसके 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th लेक्चर्स हैं वो लोग हम YouTube पर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि YouTube में बच्चों को थोड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। ये सारे के सारे वीडियोस हमने हमारी ऐप पर और वेबसाइट पर डाल रखे हैं बिल्कुल फ्री। हमारे जो वेबसाइट है दैट इज़ www.competition.com। कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग देख लेना, गलत लिखते हैं, ठीक है।
हमारी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, कंपटीशन नाम से ही ऐप है। ऐप में या वेबसाइट में आपको एक सेक्शन दिख जाएगा बैचेस का, है ना। लाइव क्लासेस में एक बैचेस का सेक्शन दिख जाएगा KVPI नाम से। जैसे आप उस KVPI वाले सेक्शन में आओगे वैसे ही आपको सारा का सारा उसके अंदर आपके लेक्चर्स मिल जाएंगे। आगे जाकर अगर हम कभी फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी अगर मान लीजिए KVPI स्पेसिफिक अगर लेक्चर्स बनाएंगे तो वो भी उसी सेक्शन के अंदर ही रहेंगे। तो पहला लेक्चर जो होगा वो आज इसी वीडियो में आगे है, आप उसको एंजॉय करें। और उसके आगे वाले जो वीडियोस हैं उसके लिए हम YouTube पर ना डालकर हम हमारी वेबसाइट और ऐप पर डालेंगे कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि बच्चा YouTube पर आता तो पढ़ने के लिए, फिर वो कुछ और काम करने लग जाता है। इसलिए हमने जानबूझ के सारे वेबसाइट पे और ऐप पे डाल रखे। आई होप आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ममता यादव और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी, ताकि नॉन बायोलॉजी KVPY स्टूडेंट्स के लिए भी बायोलॉजी का सेक्शन इजी बनाया जा सके। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले चैप्टर से, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो कि डील करता है डाइजेशन से। सो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन है फूड का ब्रेक डाउन, ताकि उसे छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, उससे एनर्जी बना सके और उस रिलीज्ड एनर्जी से हम वाइटल फंक्शंस को पूरा कर सके। ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम को GIT या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो नाम से ही क्लियर है कि इस सिस्टम को बनाने का काम करता है गैस्टर यानी स्टमक, और साथ ही साथ इंटेस्टाइन, शॉर्ट में से कहा गया GIT। इस सिस्टम की शुरुआत होती है सबसे पहले पार्ट से, पहली ओपनिंग से, जिस ओपनिंग को हम नाम देते हैं माउथ। माउथ खुलता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। ये ट्यूब नाक से एयर को रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचाती है, वहीं पर फूड को फूड पाइप के अंदर। इस पार्ट को नाम दिया जाता है फेरिंक्स। फेरिंक्स ओपन्स इनटू अ लॉन्ग ट्यूब, दैट्स अ कंडक्टिंग ट्यूब, और ये ट्यूब फूड को कंडक्ट करेगी इनटू आवर स्टमक, और इस ट्यूब को नाम दिया गया ईसोफेगस या फूड पाइप। सो दिस ईसोफेगस और फूड पाइप carries food into a J-shaped structure that is known as stomach, and stomach खुलता है एक लंबी ट्यूब के अंदर, एक लंबी coiled ट्यूब के अंदर। So this is our coiled tube. This coiled tube is known as small intestine, और ये जो coiled tube है ये present होती है, या कह सकते हो ये खुलती है into an even wider tube which is called large intestine. So this first coiled structure जो कि stomach से food को receive करेगा, इसे हमने नाम दिया small intestine, and where the small intestine opens, इसे नाम दिया जाता है large intestine. फूड का काफ़ी सारा कंपोनेंट ऐसा होता है जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट या तो नहीं कर पाती, या किसी कारण से फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो ऐसे सारी चीज़ें फीकल मटेरियल या स्टूल के फॉर्म में बॉडी से रिलीज कर दी जाती हैं थ्रू एन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एनस। सो GIT की शुरुआत हुई माउथ से एंड इट एंड्स अप इनटू एनस। GIT का सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज माउथ। माउथ एक वो कैविटी है जहाँ पर खाने को पीसते हैं हमारे दांत, उसे सलाइवा से मिलाने का काम करती है हमारी टंग, और इस फूड को धकेल दिया जाता है इनटू आवर फेरिंक्स विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। तो ये एक कैविटी है, एक खोखली जगह है जिसे एनक्लोज करने का काम करते हैं हमारे लिप्स, और ये कैविटी खुलती है इनटू फेरिंक्स। इस कैविटी को हम बक्कल या ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, यानी ये वो कैविटी है जहां पर फूड को कुछ देर के लिए रोका जाएगा। यहां पर डाइजेशन में मदद करने के लिए दो कंपोनेंट्स मदद करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज आवर टंग। So what is tongue? Tongue is a triangular
मस्कुलर ऑर्गन जिसके ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट हैं। तो ये काम क्या क्या करेगी? इट हेल्प्स इन टेस्टिंग, इट हेल्प्स अस इन स्पीकिंग एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड। वहीं पर दूसरा जो कंपोनेंट है ये है हमारे दांत। ये बोनी स्ट्रक्चर है जो मसूड़ों के जरिए हमारी जॉ बोन, हमारे जबड़े की बोन्स के साथ में अटैच हुए। हमारे जॉ बोन के अंदर इनके लिए स्पेशल गड्ढे, डिप्रेशन या सॉकेट्स हैं। इसी वजह से हमारे दांतों को कहा जाता है थीकोडोंट टीथ, यानी वो दांत विच आर plus nt means present, which are present in a socket, right? यानी अगर हम देखें तो दांत कुछ ऐसे दिखाई देंगे। सपोज दिस इज आवर टीथ, तो इसके लिए हमारी जो जॉ बोन है उसमें एक सॉकेट प्रेजेंट होगा। ह्यूमन बीइंग के पास 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। These are, खाने को काटने के लिए we have got incisors, फूड को चीरने के लिए हमारे साइड्स में नुकीले दांत प्रेजेंट हैं which are called canine। ये कार्निवोर्स, मांसाहारियों के अंदर ये ज़्यादा नुकीले पाए जाएंगे। वहीं खाने को चबाने के लिए हमारे पास 2 टाइप की दाढ़ प्रेजेंट होती हैं जो साइज में बड़ी हैं। वो दाढ़ बिल्कुल पीछे की ओर प्रेजेंट हैं, उन्हें नाम दिया गया मोलर। वहीं पर जो छोटी दाढ़ हैं इन्हें हम कहते हैं प्री मोलर्स, राइट। सो दांतों का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। सपोज मैं मान लेती हूँ ये हमारा फेस है, क्योंकि हम बायलेटरल्स हैं, यानी बीचों बीच से अगर हमें काटा जाए तो हमारी एक साइड की बॉडी, और लेफ्ट साइड बॉडी इज अ मिरर इमेज ऑफ राइट साइड बॉडी। दैट मीन्स हम बीचों बीच इक्वली काटे जा सकते हैं। तो अगर हम एक साइड का डेंटल अरेंजमेंट चेक करें तो वही डेंटल अरेंजमेंट दूसरी तरफ पाया जाएगा। सो ऑन वन साइड डेंटल अरेंजमेंट इन 2 ऑफ आवर जॉज इज लाइक दिस। सपोज ये हमने एक सेक्शन ले लिया, और अगर हम एक साइड का डेंटल अरेंजमेंट देखें तो ऊपर की ओर इंसाइजर्स हैं 2, वहीं पर नीचे के जॉ में भी दीज आर 2 इन नंबर। कैनाइन आर 1 इन ईच जॉ। प्रीमोलर आर 2 इन ईच जॉ। वहीं पर मोलर्स आर 3 इन ईच जॉ। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर हुए 16 टीथ, यानी 16 ऑन वन साइड एंड 16 ऑन अदर। दैट इज टोटल नंबर ऑफ टीथ इज 32 इन एडल्ट। वहीं पर छोटे बच्चों में दांतों का ये काउंट नहीं पाया जाता। छोटे बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते और लास्ट मोलर भी एब्सेंट होता है। और इसी वजह से यही फॉर्मूला इन बेबीज, और आई मस्ट से इन चिल्ड्रन, यही फॉर्मूला चेंज होकर के हो जाता है 2102 अपॉन 2102। दैट मेक्स टोटल टीथ आर 20 इन नंबर। जब इस चीज पे ध्यान दें तो हमें समझ में आता है कि बच्चों में जहां पर 20 दांत हैं, एडल्ट्स में 32 हैं। यानी कुछ दांत ऐसे हैं जो बाद में ग्रो किए। यानी ह्यूमन बीइंग में डेंटल अरेंजमेंट स्पेशल टाइप का होता है। इस डेंटल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डायफायोडोंट टीथ। डाय मतलब 2 बार, सॉरी 2, फायो मीन्स टाइम्स, डोंट मीन्स दांत, यानी वो दांत जो कि 2 बार आए। यानी ह्यूमन बीइंग में 2 सेट पाए जाते हैं। पहला सेट 9 महीने के बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसे हम दूध के दांत
यानी मिल्क या टेम्पोररी टीथ के नाम से जानते हैं। वहीं पर जो सेकेंड सेट है वो हमारे मिल्क टीथ को रिप्लेस करेगा फ्रॉम द एज ऑफ 6 इयर्स। इसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ, यानी बच्चों में पाए जाने वाले 20 दांत रिप्लेस कर दिए जाएंगे बाय 20 परमानेंट टीथ। वहीं पर 12 एक्स्ट्रा टीथ होते हैं जो कि लाइफ में केवल एक ही बार आते हैं। सो दैट वाज अबाउट माउथ। नाउ दिस माउथ ओपन्स इनटू फेरिंक्स। फेरिंक्स एक ऐसी ट्यूब है जो कि एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन होती है। सो इफ वी एनलार्ज इट वी गेट टू सी दैट कि यहां पर जो हमारी माउथ की छत है जिसे हम पैलेट कहते हैं, ये सेपरेट करती है दो ट्यूब्स को, सॉरी दो कैविटीज को। दिस लोअर कैविटी इज नोन एज ओरल कैविटी, ऊपर है नाक की या नेजल कैविटी, और ये दोनों कैविटीज ओपन करती हैं इनटू अ कॉमन ओपनिंग, और यही ओपनिंग नीचे आकर के दो पार्ट्स में बट जाएगी। आगे वाली एंटर करती है इनटू अ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द tube which is present on the posterior side, it opens into our digestive system. So यहाँ पर एयर की एंट्री हुई into respiratory system, वहीं पर फूड एंटर्स into digestive system. So ये एक ऐसा पैसेज है जो कि फूड और एयर दोनों के कंडक्शन में मदद करता है। तो पूरे चांसेस हैं कि जब हम खाना खा रहे हैं तो वो इस कॉमन पैसेज के ज़रिए हो सकता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाए, या हो सकता है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्यूब्स में ना जाकर के वो नाक में चला जाए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास स्पेशल मैकेनिज्म्स प्रेजेंट होते हैं। एज यू कैन सी माउथ में एक पार्ट गले में लटका हुआ है, दिस इज नोन एज यूवुला। ये पार्ट तुरंत इस पैसेज को बंद कर देगा। जैसे ही हम खाना खाने की कोशिश करें, खाना निगल रहे होंगे, तो तुरंत ये यूवुला नाक के रास्ते को बंद कर देता है ताकि खाना नाक में ना चला जाए। वहीं पर खाना निगलते समय एयर का पैसेज भी बंद कर देता है हमारा एक स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। सो दिस इज एपिग्लॉटिस जो कि फूड के रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंट्री को रोकने में मदद कर रहा है। सो दैट इज अबाउट फेरिंक्स। नेक्स्ट वन इज ईसोफेगस। ईसोफेगस इज नथिंग बट अ ट्यूब जो कि खाने को सिर्फ ट्रांसफर करने में मदद कर रही है, यानी ये केवल एक कंडक्टिंग ट्यूब है। इस कंडक्टिंग ट्यूब की दीवारों में स्पेशल मसल्स मिलती हैं। ये मसल्स दोनों टाइप की होती हैं। सपोज इमेजिन करो दैट्स अ ट्यूब, और इस ट्यूब के ऊपर रबर बैंड्स लगे हुए हैं जगह जगह, और इसको बनाने के लिए भी एक इलास्टिक मटेरियल ने मदद की है। तो इसमें जब फूड की एंट्री होगी तो जिस पार्ट में फूड आएगा वो पार्ट फैल गया, वहीं पर नीचे वाला पार्ट सिकुड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से स्पेशल टाइप के मूवमेंट्स होंगे। द पार्ट विच रिसीव्स द फूड इट डायलेट्स, लोअर पार्ट अभी तक कंस्ट्रिक्टेड है, यहाँ से खाना नीचे की तरफ धकेला जाएगा जिसकी वजह से ये पार्ट कंस्ट्रिक्ट हो गया और नीचे वाला पार्ट फैलने लग गया। सो दिस क्रिएट्स दिस काइंड ऑफ मूवमेंट जिससे कि खाना नीचे की तरफ को धकेला जाता है। यानी दिस इज अ पर्टिकुलर ट्यूब विच शोज रिदम के साथ में, मतलब पूरी की पूरी दीवार में एक रिदम के फॉर्म में या रिदमिक मूवमेंट शुरू होगा। कहीं पर कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन के बाद में देयर बी डायलिटेशन, यानी सिकुड़ना और कंस्ट्रिक्ट होना एक रिदमिक मूवमेंट के फॉर्म में होगा। इसलिए ईसोफेगस वो पार्ट है जो कि फूड को रिदमिकली आगे पहुंचाने का काम करेगा। सो इट इज अ कंडक्टिंग ट्यूब, और ये मदद करती है फूड के ट्रांसफर में थ्रू पेरिस्टालसिस। So peristalsis is present here. So what is peristalsis? It is rhythmic muscular contraction and relaxation for food transfer. Esophagus से फूड को पहुंचाया जाता है into a J-shaped structure.
This J-shaped structure, this muscular bag is called stomach. So this is our J-shaped structure. वो पार्ट जो कि फूड को रिसीव कर रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक पार्ट. कार्डियक सुनने में पता चलता है विच इज रिलेटेड टू हार्ट. दिल के पास होने की वजह से ऊपर की तरफ को इसके बहुत ही पास में हमारा हार्ट है, सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द कार्डियक पार्ट. दिस पार्ट जो कि कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि ऊपर डायफ्राम की तरफ को उठा हुआ है, रिलेटिवली ऊंचाई पर है, इसे हम कहते हैं फंडस. दिस इज बॉडी ऑफ द स्टमक, और वो पार्ट जो कि इंटेस्टीन में खुलेगा इसे हम कहते हैं पाइलोरिक पार्ट. स्टमक का बेसिक फंक्शन है खाने को एसिड से मिलाने का, और यहाँ पर प्रोटीन्स का डाइजेशन भी कंप्लीट होता है. तो इसका एरिया जब इसे खाना है तो ये काफ़ी हद तक डायलेट कर जाएगा, अदरवाइज ये कंस्ट्रिक्ट होकर के कम जगह घेरेगा. तो इसके जब ये डायलेट करता है तो इसके डायलेटेशन को ईजी बनाने के लिए इसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर है, किसी भी हॉलो ऑर्गन की अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं म्यूकोसा. तो ये जो म्यूकोसा है ये हाईली फोल्डेड होती है, और इन फोल्ड्स को हम नाम देते हैं रूगी. सो दैट इज अबाउट स्टमक. ये फूड को रिसीव करेगा फ्रॉम ईसोफेगस, यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होगा, एंड नेक्स्ट द फूड विल बी पास्ड ऑन टू द ट्यूबुलर पार्ट दैट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टीन. कई बार होता है कि हमने बहुत सारा, सपोज हम किसी पार्टी में गए एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फूड, और इतना खा लिया कि वो फील हो रहा है कि गर्दन तक आ चुका है. अब लेटते ही कई बार खाना ऊपर आने लगता है. रीजन बीइंग कि जो खाना स्टमक में है उसे रोकने के लिए यहाँ पर एक गेट कीपर, एक फाटक लगा हुआ है जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं. सो हियर वी हैव कार्डियक स्फिंक्टर. पर कई बार ये बेसिकली फंक्शन क्या करता है, ये ईसोफेगस से जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचेगा ये कार्डियक स्फिंक्टर इस रास्ते को बंद कर देगा. पर कई बार जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, सपोज हम बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हैं, या किसी कारण अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड क्रिएट हो गई है, तो उन कंडीशंस में ये स्फिंक्टर ओपन कर जाता है और फूड पहुंच जाता है हमारे ईसोफेगस से, जिसकी वजह से कई बार छाती में जलन की शिकायत रहती है. इसी तरीके का एक स्फिंक्टर यहाँ नीचे भी पाया जाता है जो कि इंटेस्टीन में गए हुए फूड को ऊपर आने से रोकता है. दिस इज नोन एज पाइलोरिक पार्ट का स्फिंक्टर या पाइलोरिक स्फिंक्टर. नेक्स्ट पार्ट इज आवर कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टीन. स्मॉल इंटेस्टीन को हम कह सकते हैं कि ये वो पार्ट है जो कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है. इट हैज़ गॉट 3 पार्ट्स. दीज आर duodenum that is responsible for maximum digestion, यानी वो पार्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइजेशन देखने को मिलेगी. नेक्स्ट वन इज jejunum, and the last part is known as ileum. इन दोनों में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और ये जो इलियम है ये खुलता है इनटू आवर लार्ज इंटेस्टीन. लार्ज इंटेस्टीन इज कॉल्ड, उसको लार्ज इंटेस्टीन हमने इसलिए बोला क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टीन के कंपैरिजन में चौड़ा होता है. लार्ज इंटेस्टीन को डिवाइड किया जा सकता है इनटू 3 पार्ट्स. These 3 parts are, the very first one, it is called cecum. ये एक तरफ से ब्लाइंड है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. इन दोनों में ही हमारे कुछ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो कि हमारे फूड के ज़रिए अपनी लाइफ चला रहे हैं और हमारे फूड के डाइजेशन में भी मदद कर रहे हैं. कोई फूड जो कि ऊपर डाइजेस्ट नहीं हो पाया, यहाँ पहुँचने के बाद उसे फर्दर डाइजेस्ट करने में यहाँ पर प्रेजेंट बैक्टीरिया ही मदद करेंगे. द सेकेंड पार्ट इज नोन एज कोलोन. कोलोन
इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये है ऊपर की ओर बढ़ता हुआ कोलोन, सो वी कॉल इट असेंडिंग कोलोन। ये है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जा रहा ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे आ रहा डिसेंडिंग कोलोन, एंड सिग्मा के शेप में यानी कर्वेचर शो करने वाला सिग्मोइड कोलोन। सो दैट्स द सेकेंड पार्ट। लास्ट पार्ट ऑफ आर लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड रेक्टम। ये वो पार्ट है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को, यानी जो आगे चल के जिसे हम फीसेस या स्टूल का नाम देंगे, उसे स्टोर करता है। यहाँ पर सबसे कम पेरिस्टाल्सिस है। पेरिस्टाल्सिस ऊपर से ईसोफेगस से शुरू होकर के पूरे जीआईटी के अंदर पाया जाएगा और ये फूड को नीचे की ओर धकेलता है, पर रेक्टम के अंदर सबसे कम पेरिस्टाल्सिस होगा ताकि जो स्टूल है वो यहाँ पर कुछ देर तक ठहर सके और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर प्रेजेंट जो गार्ड्स हैं, जो स्फिंक्टर्स हैं हमारे एनस के, वो खुल जाएंगे और इसके ज़रिए हमारा स्टूल इजेक्ट आउट होता है थ्रू एन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड। डाइजेशन के प्रोसेस में न सिर्फ जीआईटी बल्कि कुछ एक्सेसरी या हेल्पिंग ग्लैंड्स भी मदद करते हैं। इन ग्लैंड्स का काम होता है स्पेशल जूसेस को रिलीज करने का, और ये जूसेस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन, द फर्स्ट एक्सेसरी gland is salivary glands. These are 3 pairs, and अगर हम इसे समझें तो डायग्रामेटिकली इन्हें समझना ज़्यादा इजी रहता है। द वेरी फर्स्ट वन, ये ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे कान के ठीक नीचे और टूवर्ड्स आर चीक, यानी कुछ यहाँ पे ये खुलेगा इनटू आवर कैविटी। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। इट इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। वहीं पर वो ग्लैंड जो कि ऊपर और नीचे वाले जॉ यानी मैक्सिला और मैंडिबल के एंगल पर प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। वहीं पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है हमारी टंग के ठीक नीचे, इट इज कॉल्ड सबलिंगुअल salivary glands. So there are salivary glands which are 3 in number: parotid, submaxillary and sublingual. इन सब के जूस को नाम दिया गया सलाइवा, जिसके कंपोनेंट्स हैं, इट हैज गॉट वाटर, इट हैज सम इलेक्ट्रोलाइट्स and it has got enzymes. सबसे पहला एंजाइम वो जो कि फूड के साथ में एंटर करने वाले बैक्टीरिया को मार डालेगा, इसे आप सब जानते हो, इसे हम कहते हैं लाइसोजाइम्स। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेजेंट है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि खाने में प्रेजेंट स्टार्च को तोड़ेगा इनटू माल्टोज। इसी वजह से जब हम चपाती को कुछ देर तक अगर चबाते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद वो मीठी लगने लगेगी, क्योंकि उसका जो स्टार्च है दैट इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज विच इज अ स्वीट काइंड ऑफ शुगर। Next two accessory glands are liver and pancreas. Liver is present, it's slightly inside our diaphragm. ये स्टमक के ऊपर की ओर प्रेजेंट है, एक ट्रायंगुलर ग्लैंड है। ये है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड। ये ओपन करता है इनटू, एज यू कैन सी इट ओपन्स इनटू डिओडेनम, और इसकी जो रिलीज, इसकी जो सिक्रीशन या जो जूस है, इसे हम कहते हैं बाइल जूस, या सिंपली यू कैन कॉल इट बाइल। बाइल जूस में भी प्रेजेंट है पानी, इट हैज गॉट वाटर। इसके अलावा इट हैज गॉट बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स। इन पिगमेंट्स की वजह से
बाइल को एक येलो कलरेशन मिलता है, और क्योंकि ये पिगमेंट्स डाइजेस्ट नहीं हो पाते, इन्हें हमारा स्टूल और यूरिन के ज़रिए बॉडी से निकाला जाता है, और इसी वजह से ये वो पिगमेंट्स हैं जो कि हमारे यूरिन को और हमारे स्टूल को येलो कलर इम्पार्ट करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ गॉट कोलेस्टेरॉल एंड सम अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। बाइल सॉल्ट्स वो कंपोनेंट हैं जो कि डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफाई करते हैं फैट्स को। दैट मीन्स फैट को, जो कि फैट यानी जितना भी घी, ऑयल एंड एवरीथिंग, इनको आप पानी में डिजोल्व नहीं कर सकते, और बिना डिजोल्व हुए इन पे डाइजेस्टिव जूसेस काम नहीं कर पाएंगे, एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस बड़े फैट को छोटे छोटी बूंदों में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि उनके ऊपर लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी लाइपेज आसानी से काम कर पाए। यानी ये बाइल सॉल्ट्स फैट को इमल्सिफाई करके एक तरीके से कह सकते हैं कि लाइपेज को एक्टिवेट कर रहा है, यानी लाइपेज को काम करने का मौका दे रहा है। दिस थर्ड ग्लैंड इज पैनक्रियाज। ये एक लीफ शेप्ड ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट है स्टमक के ठीक नीचे। ये भी डियोडेनम में ओपन करेगा, और इससे रिलीज होने वाले जूस को नाम दिया गया पैनक्रियाटिक जूस। सो कमिंग ऑन टू डाइजेशन, फूड का डाइजेशन इस पूरे जीआईटी में और इन एक्सेसरी ग्लैंड्स की मदद से कैसे हुआ। सबसे पहले खाना जब पहुंचा हमारे माउथ में, तो डाइजेशन की प्रोसेस वहीं से शुरू हो गई थी। माउथ में हमारे टीथ ने फूड को तोड़ा, यानी यहाँ पर हुआ मैकेनिकल डाइजेशन, यानी फूड का ब्रेकडाउन हुआ। साथ ही यहाँ पर केमिकल डाइजेशन की शुरुआत हो गई। यहाँ पर जो खाने का 30% स्टार्च है वो यहीं डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, जो कि इसे ब्रेक कर देता है इनटू इट्स स्मॉलर यूनिट दैट इज नोन एज माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, राइट। यहां से खाना पहुंचा इनटू आवर फेरिंक्स, जहां पर डाइजेशन होगा ही नहीं क्योंकि ये सिर्फ एक कंडक्टिंग ट्यूब है। सो डाइजेशन इज माइनस एंटी इज एब्सेंट। नाउ इट रीचेस इनटू ईसोफेगस। ये भी केवल एक कंडक्टिंग ट्यूब है, और इस वजह से यहां पर भी digestion will be absent. Now food reaches into the next part of GIT, that is stomach. स्टमक के वॉल में प्रेजेंट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस। सो यहाँ पर पहुँचने वाला जो फूड है, जो यहाँ पर से माउथ से जो फूड यहाँ पर पहुँचा, माउथ ने क्या किया, फूड को एक बॉल में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पर से जो फूड यहाँ पहुँचा, इस फूड को नाम दिया गया बोलस। दैट मीन्स फूड विच लुक्स लाइक, विच अपीयर्स टू बी अ बॉल। तो ये जो फूड है इट इज एक्टेड अपॉन बाय द गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ जो प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस है इसमें प्रेजेंट HCl फूड को सॉफ्टन करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि HCl की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाएंगे और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। सो व्हाट हैपन्स इन स्टमक, यहाँ पर प्रोटीन का ही केवल डाइजेशन होगा। प्रोटीन्स के ऊपर काम करते हैं हमारा पेप्सिन, जो कि अर्लियर इट वॉज पेप्सिनोजन, बिकॉज ऑफ द HCl इट वॉज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिवेटेड फॉर्म दैट इज पेप्सिन। यानी इसे एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक pH चाहिए, तो प्रोटीन को ये तोड़ देगा इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। बच्चों में एक एडिशनल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मिलता है विच इज कॉल्ड रेनिन, जो कि मिल्क प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। So it acts on milk protein or we can call it casein। इस पे काम करता है रेनिन और इसे कन्वर्ट कर देता है into
कैल्शियम पैरा कैसिनेट, यानी दूध अब फट चुका है या कर्डल हो चुका है, सो इट इज कर्डल्ड मिल्क। एंड नाउ इस कर्डल्ड मिल्क के ऊपर भी पेप्सिन एक्ट करता है और इसे बना देता है या इसे ब्रेक कर देता है इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। सो क्वेश्चन उठता है कि एडल्ट्स में मिल्क का डाइजेशन कैसे होगा। एडल्ट्स में मिल्क इज नॉट डाइजेस्टेड इनटू स्टमक बट इज डाइजेस्टेड इनटू ड्यूडेनम फर्दर। फ्रॉम स्टमक फूड इज सेंट इनटू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में सही मायने में कंप्लीट डाइजेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो हमारा जो फूड है वो स्टमक से यहाँ पर पहुंचा। यहाँ पर ड्यूडेनम में इंटेस्टिनल ग्लैंड से निकलता है इंटेस्टिनल जूस, पैनक्रियाज भी अपना जूस यहीं छोड़ रहा है और लिवर से निकलने वाला बाइल भी यहाँ पर पहुंच रहा है। तो ड्यूडेनम में 3 जूसेस एक्ट करेंगे ऑन फूड। द वेरी फर्स्ट वन इज आर बाइल। तो बाइल क्या करेगा, ये है फैट, बाइल सॉल्ट्स इसे इमल्सिफाई कर देंगे इनटू स्मॉल मिसल्स, यानी वाटर सॉल्यूबल ड्रॉपलेट्स के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सेकेंड वन इज पैनक्रियाटिक जूस एंड द लास्ट वन इज here we have intestinal juice। पैनक्रियाटिक जूस लगभग हर न्यूट्रिएंट पे काम करता है और इसे डाइजेस्ट करने में मदद करता है, वहीं पर उसे फाइनल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है इंटेस्टिनल जूस। पैनक्रियाटिक जूस एज आई सेड सभी न्यूट्रिएंट्स पे काम करेगा। सो माउथ में डाइजेस्ट हुआ केवल 30% स्टार्च, सो रिमेनिंग जो 70% स्टार्च है इट रीचेज इनटू आवर पैनक्रियाज। इस स्टार्च के ऊपर काम करेगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज और इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू माल्टोज। सो माल्टोज एग्जैक्टली है क्या, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। इंटेस्टिनल जूस के कंपोनेंट्स याद करना बहुत इजी है, जो भी सबस्ट्रेट यानी जिसके ऊपर इसका एक्शन है उसके पीछे लगा दो एज। हियर वी हैव डाइसैकेराइड, इस डाइसैकेराइड के ऊपर काम करेगा इंटेस्टिनल जूस। तो इस पे काम करने वाला जो इंटेस्टिनल जूस का एंजाइम है इट इज कॉल्ड डाइसैक्रिडेज और ये इसे कन्वर्ट कर देगा। जैसे डाइसैक्रिडेज कौन सा, अगर माल्टोज है तो इसका नाम हो जाएगा माल्टेज। अगर हमारी टेबल शुगर या सुक्रोज होती तो यहां पर एंजाइम होता सुक्रेज, अगर मिल्क शुगर या लैक्टोज होती तो यहां होता लैक्टेज। और अल्टीमेटली ये इसे कन्वर्ट कर देगा इनटू मोनोसैकेराइड्स, यानी सबसे छोटी शुगर्स में। जैसे यहां पर जब माल्टोज के ऊपर एक्शन हुआ तो बनेगा ग्लूकोज। इफ इन केस यहां पर डाइजेशन होता सुक्रोज का तो काम करने वाला जो एंजाइम था, दो एंजाइम विच विल बी ब्रेकिंग इट डाउन, इट इज सुक्रेज और ये बनाता ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। गॉट इट। सेकेंड वन, प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो गए थे, पर जो प्रोटीन बच गए या सपोज ये जो पेप्टोन्स हैं ये यहां पहुंचे, साथ ही डाइजेस्ट होकर के बने प्रोटियोजेस भी यहां पहुंचेंगे। इनके ऊपर काम करते हैं हमारे पैनक्रियाटिक जूस के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स विच आर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज, और ये इसे तोड़ करके बना देगा
डाइपेप्टाइड्स। एंड अब इट्स वेरी सिंपल, डाइपेप्टाइड्स पे कौन काम करेगा? यस, इट इज राइट, इट इज डाइपेप्टिडेज, और ये इसे कन्वर्ट कर देगा इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, दैट इज अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज फैट्स। फैट यहां पर मिसल्स में कन्वर्ट तो हो ही चुके हैं। अब फैट कुड बी ईदर ट्राई और डाइग्लिसराइड, राइट? तो दोनों किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर है हमारे पास, यहां हम सीधा पढ़ते हैं, जैसे सपोज ये अगर है ट्राइग्लिसराइड, तो इनके ऊपर काम करेगा पैनक्रियाटिक lipase and converts it, it breaks it down into diglycerides. Diglycerides are further broken down into monoglycerides, और इन मोनो या डाइग्लिसराइड को फर्दर ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे हमारे इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट इंटेस्टिनल लाइपेज, और इसे कन्वर्ट कर देता है ये इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में, राइट? इंटेस्टिनल जूस को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, वी कॉल इट सक्कस एंटेरिकस। डाइजेशन की प्रोसेस हमारे स्मॉल इंटेस्टीन में ही पूरी हो जाती है, यानी लार्ज इंटेस्टीन में फर्दर डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन की प्रोसेस पूरी होने के बाद में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से इस फूड को अब एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑफ एब्जॉर्प्शन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा पाया जाता है इनटू आवर स्मॉल इंटेस्टीन, पर यह एब्जॉर्प्शन हमारे हर पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में हो ही रहा है। चाहे वो माउथ हो, माउथ में एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको हम च्यू करते हैं, सो दोज मेडिसिन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन आवर माउथ इटसेल्फ। वहीं पर स्टमक में हमारे अल्कोहल का, कुछ अमाउंट में शुगर्स का, कुछ अमाउंट में पानी का भी एब्जॉर्प्शन होता है, बट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टीन के भी जेजुनम एंड इलियम में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा पाया जाएगा। सो स्मॉल इंटेस्टीन में लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम मान लेते हैं ये है हमारे इंटेस्टिनल सेल्स, तो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो अगर मैं बोल रही हूँ न्यूट्रिएंट्स सारे एब्जॉर्ब होने हैं, सो वी ऑल नो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव गॉट प्रोटीन्स, वी हैव गॉट फैट्स एंड सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स ऑल्सो विल बी एब्जॉर्ब्ड, और साथ ही साथ एक ज़रूरी कंपोनेंट जो कि लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी है, दैट इज वाटर। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे, ईदर ग्लूकोज और दैट कैन बी फ्रक्टोज। एब्जॉर्प्शन कुछ इस तरीके से होता है कि इस ट्यूब में से फूड एब्जॉर्ब होके दीवारों में प्रेजेंट जो कैपिलरीज है इनमें पहुंच जाए, और ये कैपिलरीज इस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को पहुंचा दे सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी यहाँ से एब्जॉर्प्शन होने पर सभी न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं हमारे ब्लड के अंदर। वेल, ग्लूकोज यूजुअली एक्टिव प्रोसेस के जरिए एब्जॉर्ब होता है, यानी यहाँ पर एटीपी और साथ ही साथ सोडियम आयंस इस एब्जॉर्प्शन में मदद करेंगे। पर कई बार कैरियर प्रोटीन भी एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, और इस टाइप के एब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं वेयर कैरियर प्रोटीन्स आर हेल्पिंग, दिस इज नोन एज, विद ब्लू वी आर शोइंग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। वहीं पर जहां पर एटीपी इन्वॉल्व होती है, वी आर शोइंग इट विद रेड, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव एब्जॉर्प्शन,
एंड विद ब्लैक विल बी शोइंग सिंपल डिफ्यूजन। मान लीजिए आप लंबे समय से फास्ट कर रहे हैं, खाना नहीं खाया, यू आर स्टार्विंग, इन दैट केस जो भी शुगर हमारी बॉडी के पास पहुंचेगी खाने के जरिए, हमारी बॉडी उसे जल्दी से एब्जॉर्ब करना चाहेगी। इन दैट केस ग्लूकोज कैन ऑल्सो बी एब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन। So glucose is absorbed by all three modes of transport. Fructose याद करने का तरीका है कि fructose is fruit sugar, हमारी बॉडी इसे कन्वर्ट किए बिना यूज नहीं कर सकती, तो इसलिए इसे कुली चाहिए, यानी इसे चाहिए एक कैरियर प्रोटीन। सो इट इज बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन्स जब एब्जॉर्ब होने के लिए आएंगे तो दे विल बी इन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स हर नेचर को शो करते हैं। दे कैन बी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, दे कैन बी ऑफ स्मॉल साइज, दे कैन बी ऑफ इंटरमीडिएट साइज और दे कैन बी लार्ज साइज। तो ये तीनों ही टाइप का एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। दे शो डिफ्यूजन, दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप दिस ट्रिक मेक्स इट ईजी। Talking about minerals, like take our minerals here. Minerals can be either in form of these cations or they can be in form of anions and तो जो कैटायंस हैं वो दूसरों को भले ही ट्रांसपोर्ट कराते हैं पर खुद ट्रांसपोर्ट होने के लिए दे नीड एनर्जी। सो इसलिए इन कैटायंस का एब्जॉर्प्शन होगा बाय एक्टिव प्रोसेस। जब इतने सारे कैटायंस यहाँ पहुँच गए तो एनायंस इस आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस आउट करने के लिए डिफ्यूजन के जरिए खुद ही ब्लड में पहुँच जाएंगे। बचा पानी। जब इतनी ज़्यादा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यहाँ पर जनरेट हो गया तो उस ग्रेडियंट के अलोंग वाटर का भी सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लास्ट थिंग इज फैट्स। फैट्स या तो ग्लिसरॉल के फॉर्म में होंगे और दे आर इन फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स। क्योंकि फैट्स वाटर सॉल्यूबल नेचर के नहीं है इसलिए इनको सीधा ब्लड में छोड़ा नहीं जा सकता। दिस फैट ड्रॉपलेट्स विच आर इन फॉर्म ऑफ ईदर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये पहुंचते हैं हमारे इंटेस्टिनल सेल के अंदर जहां पर प्रेजेंट स्पेशल ऑर्गेनल्स जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं वो इसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट बना देंगे। सो दिस इज प्रोटीन, अंदर है फैट, यानी शरीर को हम उल्लू बना रहे हैं, ले जा रहे हैं फैट बट बॉडी को लगेगा दैट इट इज प्रोटीन। इन दोनों को एक साथ मिला के कहा गया काइलो माइक्रोन। ये स्पेशल स्ट्रक्चर अब क्योंकि बॉडी को लग रहा है कि वो प्रोटीन है वो इजीली डिफ्यूज आउट हो जाएगा इनटू स्पेशल कैपिलरीज जो कि लिम्फ को कैरी करती हैं। सो दीज आर लिम्फेटिक कैपिलरीज या इनको हम कह सकते हैं लिम्फेटिक्स। और ये लिम्फेटिक्स धीरे धीरे इस लिम्फ के साथ साथ फैट को भी ले जाएंगी एंड दिल कैरी इट बैक इनटू आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दैट्स अबाउट द एब्जॉर्प्शन। फूड जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ या फूड जो कि अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह गया, जैसे छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं किया जा सका, जिसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो धीरे धीरे करके रेक्टम में पहुंचने लगता है। वहाँ पर पहुँचते ही वो स्टोर हो जाएगा एंड विद टाइम जो भी शेडिंग होगी, बॉडी के जितने भी सेल्स टूटेंगे, जितने भी बैक्टीरिया वहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे या जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा अलॉन्ग विद गैसेज, पिगमेंट्स, उसे हमारी बॉडी इजेक्ट आउट कर देगी और उसे हम कहते हैं फीसेस या स्टूल। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचे हुए फूड में से मिनरल्स और साथ ही साथ पानी का एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है हमारा कोलोन। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पूरी होने के बाद में जितनी भी एनर्जी या जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचे वो फर्दर यूटिलाइज कर लिए जाएंगे। अगर ज़्यादा हैं, अगर एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स हैं, दे विल बी स्टोर्ड एट सम और अदर ऑर्गन, स्किन के नीचे इन फॉर्म ऑफ फैट, दे कैन बी स्टोर्ड इन आवर लिवर ऑल्सो सो एज टू यूज इट फर्दर। एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। वहीं पर जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया या जो जितना भी हमारे पास अनडाइजेस्टेड मैटर था, जितने भी हमारे सेल्स शेड ऑफ हुए, बॉडी के अंदर प्रेजेंट पैथोजन बैक्टीरिया जितने भी हैं, पिगमेंट्स, गैसेस, सबको हमारी बॉडी इजेक्ट आउट कर देती है। प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। और जो इजेस्ट हुआ, जो बॉडी से रिजेक्ट किया गया, उस मटेरियल को हम कहते हैं स्टूल या फीसेस, जो कि एनस के जरिए बाहर निकलेंगे। सो दैट वाज अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। वो काम कैसे करता है। देयर कुड बी सम डिजीजेस विच आर रिलेटेड विद आवर डाइजेस्टिव सिस्टम
सबसे पहला कोई भी इन्फेक्शन, अगर जीआईटी का इन्फेक्शन है तो वी कॉल इट गैस्ट्रो यानी पेट, एंटर यानी इंटेस्टीन, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन यानी स्टमक और हमारे इंटेस्टीन का इन्फ्लेमेशन। सो इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जीआईटी। अगर जीआईटी इन्फ्लेम्ड है, इन दैट केस फूड डाइजेस्ट हो नहीं पाएगा, इंस्टेड फूड को बॉडी रिजेक्ट आउट करने की कोशिश करेगी। रिजेक्ट करने के लिए प्रोसेस हो सकती है वॉमिटिंग, यानी अनदर डिजीज इज वॉमिटिंग, जिसमें फूड को इजेक्ट आउट कर दिया जाता है थ्रू माउथ. So that's the second disease, which is a symptom of it too, and it's a disease in itself. So stomach, not disease exactly, we can call it disorder. This is a disorder in itself. So vomiting is ejection of food through mouth. राइट ऐसा कब देखा जाएगा? जब इन्फ्लेमेशन हो हमारी जीआईटी की, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो किसी भी कारण से. सपोज आपको इनडाइजेशन है, यानी थर्ड डिसऑर्डर कैन बी इनडाइजेशन, विच इज अगेन अ सिम्टम टू इनडाइजेशन, यानी खाने का डाइजेस्ट ना हो पाना या डाइजेशन का डिक्रीज हो जाना. ऐसा कब होगा? व्हाट कैन बी द रीजंस? Reasons can be, as we can see, it can be infection. दूसरा कारण हो सकता है हमारे जो जूसेस हैं वो कम हैं. तीसरा, अगर कोई पर्सन बहुत स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, किसी पर्सन को स्पाइसी फूड है या ऑयली फूड खा लिया, तो इन दैट केस इंडाइजेशन कैन हैपन. इसमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता, पर्सन बार बार बर्प करता है, पेट फूलता है. ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है और कई बार इसकी वजह से वॉमिटिंग भी हो सकती है. नेक्स्ट वन इज डायरिया. डायरिया यानी जिसमें इंटेस्टीन का मूवमेंट इंक्रीज कर गया, यानी खाना ठहर नहीं पा रहा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, जैसा खाना आया जल्दी से जल्दी उसे बॉडी ने इजेक्ट आउट कर दिया. सो इसमें बावल मूवमेंट्स इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से फीसेस या स्टूल लिक्विडिटी बढ़ जाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. इसके ऑपोजिट अगर यही बाउल मूवमेंट्स डिक्रीज कर जाएं तो वी कॉल इट कॉन्स्टिपेशन. सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉमन जीआईटी डिसऑर्डर्स.